हेलो पीपल, मैं हूं शायन मार्क और आज मैं हाजिर हूँ आपके सामने एक और नई वीडियो में। तो सबसे पहले गाइस, आप जहां भी होंगे सभी सेफ और हेल्दी होंगे। तो गाइस, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये जो कंट्री है जिसके वीज़ा के बारे में बात करने वाला हूँ, ये लोगों की विश लिस्ट में हमेशा टॉप पे होता है। जी हाँ गाइस, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे, थंबनेल से आपको पता चल ही गया होगा, यूएसए के टूरिस्ट वीज़ा के बारे में, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। सभी का सपना होता है यूएसए जाना, पढ़ने के लिए, घूमने के लिए या किसी बिजनेस के लिए, कोई भी पर्पस होती है। बट जहाँ तक मैंने देखा, मेरे एक्सपीरियंस में बहुत लोगों को यूएस वीज़ा चाहिए ही चाहिए होता है। तो गाइस, सबसे पहले मैं बताऊंगा यूएस वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा जो होता है B1 B2। एक चीज़ मैं क्लैरिफाई कर दूं, बहुत लोग लगता है B1 B2 टूरिस्ट वीज़ा होता है। नो डाउट वो होता है, बट मैं आपको बताता हूँ। B1 मतलब होता है टूरिस्ट वीज़ा और जो B2 होता है वो होता है बिजनेस वीज़ा। बट आप मोस्टली देखेंगे B1 B2 साथ में ही लिखा होता है। तो एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप ध्यान में रखना, B1 होता है टूरिस्ट वीज़ा और B2 होता है आपका बिजनेस वीज़ा। तो चलिए, यूएस टूरिस्ट वीज़ा पाने के लिए सिर्फ 3 स्टेप्स होते हैं। तो स्टेप नंबर 1 वो होता है आपका एप्लीकेशन फॉर्म, जिसे हम कहते हैं DS 160 फॉर्म। 160 इसलिए क्योंकि इसका जो चार्ज होता है इस एप्लीकेशन फॉर्म का, उसकी फ़ीस होती है $160। तो इंडियन रुपीज़ में आप कन्वर्ट कर सकते हैं जो भी करंट डॉलर रेट होगा, ठीक है। तो आपको पहले उनके वेबसाइट पे जाना होता है और ये DS 160 फॉर्म फिल करना होता है। अब सेकेंड जो प्रोसेस होता है, जो सेकेंड स्टेप है, वो सेकेंड स्टेप ये होता है कि आप जब DS 160 फॉर्म भर देते हैं, उसके बाद आपको एम्बेसी या कंसुलेट में जाके अपने बायोमेट्रिक्स देने होते हैं, जहां आप अपना DS 160 फॉर्म का रिसीप्ट दिखाते हैं और अपने 2 फोटोग्राफ वाइट बैकग्राउंड सबमिट करते हैं और वहाँ पे आपका रेटिना स्कैन और बायोमेट्रिक्स लिया जाता है। और जो थर्ड लास्ट स्टेप होता है वो होता है आपका वीज़ा इंटरव्यू। जी हाँ गाइस, मोस्टली बहुत सारे कंट्रीज इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाते, बट अमेरिका एक लौता कंट्री है जिसने अपना वीज़ा थर्ड पार्टी को नहीं सौंपा है। जैसे कि VFS ग्लोबल आप जानते ही होंगे, काफ़ी सारी कंट्रीज़ का वीज़ा वो प्रोसेस करता है, एज अ मीडिएटर वो काम करता है। बट अमेरिकन गवर्नमेंट ऐसी नहीं है। अगर आपको यूएस का वीज़ा चाहिए तो आपको पर्सनली वहाँ इंटरव्यू के लिए जाना होता है। तो चलिए गाइस, मैं आपको डिटेल में ये सारे 3 इंपॉर्टेंट स्टेप समझा देता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें मैंने इस वेबसाइट का लिंक है वो मेंशन किया है। आप यहाँ जा सकते हैं, इस पर क्लिक कीजिए, फिर आपको DS 160 फॉर्म मिल जाएगा। अब आपको DS 160 फॉर्म भरना है। अब गाइस याद रखना, ये जो फॉर्म है, समझ लीजिए ये आपकी जन्म कुंडली की तरह ही है। आप पिछले 10 साल में कहाँ रहते थे, आपका एड्रेस का कांस्टेंट था कि नहीं था, आपकी जॉब आपने कितनी चेंज की है लास्ट 10 to 15 ईयर्स की, अब आपका सोशल मीडिया अकाउंट। सो इन शॉर्ट, जो भी पर्सनल डिटेल्स आपके लाइफ से रिलेटेड है, आपके प्रोफाइल से रिलेटेड है, वो DS 160 में आपको फिल करना होता है। अब गाइस, अगर आपको खुद ही फिल करना है तो कोई बात नहीं, आप मुझे बता दीजिए, मैं ट्यूटोरियल इस पर भी बना दूंगा, हाउ टू फिल DS 160 फॉर्म। और आप अगर किसी एजेंट की मदद लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। डिफरेंस जो होता है वो एक डिफरेंस है, वो है अमाउंट का। जब आप खुद फिल करते हैं तो आपको $160 ही लगते हैं, बट आप किसी एजेंट के थ्रू अगर आप फॉर्म फिल करवाएंगे तो शायद आपको 5-6 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा लग सकता है। तो एक बार आप DS 160 फॉर्म भर देंगे तो सबमिट करने से पहले आपको, ऑफकोर्स भरने के बाद पेमेंट करना होता है, एक फाइनल सबमिट होता है। वो करने से पहले वो एप्लीकेशन जो आपने डिटेल्स भरा है, प्लीज़ उसे एक बार चेक कर लीजिए, बिकॉज अगर कोई भी मिस्टेक हो गई तो आपको फिर से वो फॉर्म भरना होगा। तो ये सभी चीज़ें करने के बाद जब आप सबमिट कर देते हैं तो वहाँ पे आपको पूछा जाता है कि आपको अपॉइंटमेंट लेना है तो कौन से दिन का, लाइक कितने बजे का अपॉइंटमेंट चाहिए आपको, कौन सा डेट, आपके बायोमेट्रिक्स और डॉक्यूमेंट सबमिशन के लिए। तो यहाँ आपको अपने कन्वीनियंस के हिसाब से या जो भी स्लॉट आपको मिलता हो, आपको बुक कर लेना है। अब ये हो गया ख़त्म फर्स्ट प्रोसेस, जहाँ हमने DS 160 फॉर्म भर दिया है। DS 160 फॉर्म भरने के बाद आपको एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप ऑनलाइन मिल जाता है। अब नेक्स्ट स्टेप है, जो सेकेंड स्टेप आपका डॉक्यूमेंट सबमिशन और आपका बायोमेट्रिक्स। तो आपने जो भी स्लॉट बुक किया होगा, आपने जो भी टाइम या डेट जो स्लॉट बुक किया है, तो आपके स्लॉट के हिसाब से आपको उस दिन वहाँ जाना है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट आपको मैं इन्फॉर्मेशन देता हूँ जो आपके बहुत काम आएगी। जब भी आप बायोमेट्रिक्स के दिन वहाँ जाएंगे तो प्लीज़ आप किसी को साथ ले जाना, और अगर आपके साथ जाने वाला कोई ना हो तो प्लीज़ आप
गाड़ी ले जाइए या बाइक, जो भी आपकी कन्वीनियंस हो, या वो भी पॉसिबल नहीं है तो बेयर मिनिमल बन के जाना। इसका मतलब ये है कि आपके पास कुछ भी DS-160 फॉर्म की रिसीट, आपके डॉक्यूमेंट्स और 2 फोटोग्राफ्स के अलावा ना घड़ी होना चाहिए, ना गोल्ड चेन, कोई भी चीज़ नहीं होनी चाहिए। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब आप कंसुलेट में एंट्री करेंगे तो आपको पर्सनल लॉकर लेने के लिए इंसिस्ट करेंगे, जो कि काफ़ी महंगा होता है। ऑन एन एवरेज वो 800 to 900 रुपीज़ के बीच में होता है। तो गाइस, आपको अगर ये अपना फीस बचाना है तो मेक श्योर जब आप कंसुलेट में एंटर करें तो आपके पास सिर्फ 3 चीज़ें हो। आपका DS-160 फॉर्म जो आपने फिल, उसका पेमेंट रिसीट, आपका डॉक्यूमेंट्स और आपके 2 फोटोग्राफ विद वाइट बैकग्राउंड। ठीक है, तो आप अभी कंसुलेट में आप घुस जाएंगे। जब आपकी एंट्री हो जाएगी तो वहाँ आपसे वो कुछ नहीं पूछेंगे, सिर्फ आपका बायोमेट्रिक्स लेंगे, रेटिना स्कैन लेंगे और आपको कंफर्मेशन देंगे कि बस अब आपको कब आना है इंटरव्यू के लिए। बस यहाँ आपका सेकंड जो स्टेप है वो ख़त्म होता है। अब आता है मेन डे, फाइनल डे। तो गाइस, मैंने जितना देखा है, जितने मेरे सब्सक्राइबर्स है या पर्सनली मैंने जिन जिन लोगों से बात किया है उनको मैंने देखा है वो इंटरव्यू के दिन बहुत नर्वस हो जाते हैं। नो मैटर हाउ स्ट्रॉन्ग उनका प्रोफाइल होता है, वो स्टिल बहुत नर्वस हो जाता है। बस आपको यही नहीं करना है। मैं आपको एंड ऑफ वीडियो कुछ और टिप्स दूंगा जो कि आपका केस स्ट्रॉन्ग बना देगा, बट अभी आप थर्ड स्टेप पे फोकस कीजिए। तो जब आप इंटरव्यू के दिन जाएंगे, जब आपका मेन डे होता है इंटरव्यू डे, तो वहाँ आप जाएंगे तो वहाँ आपको लाइन में खड़ा होना होता है। आप कोविड टाइम से तो आपको एक स्क्वायर बॉक्स में खड़ा होना होगा। 6 फीट का डिस्टेंस आपको, ये जो वहाँ की गाइडलाइंस आपको फॉलो करना होगा। जब आपका नंबर आएगा तो वहाँ पे वीज़ा ऑफिसर बैठा होगा, इमिग्रेशन ऑफिसर कह लीजिए या फॉरेन ऑफिसर, उनके जो डिपार्टमेंट होते हैं वहाँ के, और ये काफ़ी शातिर, काफ़ी चालाक, काफ़ी एक्सपीरियंस होते हैं। तो गाइस, एक चीज़ आप याद रखना, आपको वो जो भी सवाल पूछे उसका आप एक ही गो में आंसर देना, विदाउट थिंकिंग। लाइक आप ऐसा मत करना यस, ये सब आप बिल्कुल नहीं करना। वो आपसे पूछेंगे, मोस्टली जो 90% फर्स्ट कॉमन क्वेश्चन होता है वो आपसे यही पूछते हैं, वाई वुड यू लाइक टू गो टू अमेरिका, आप US में क्यों जाना चाहते हैं। तो आपको तुरंत जवाब देना है बिना हिचकिचाए। आपको सीधा कहना है आपका जो पर्पस है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप वहाँ घूमने जाओ तो आप सीधा कह सकते हैं, आई वुड लाइक टू गो देयर एज अ टूरिस्ट बिकॉज आई लाइक अमेरिका, आई लव अमेरिका। वहाँ की काफ़ी सारी प्लेसेस है जो मेरे लिस्ट में है और मुझे वो चीज़ें देखनी है। फॉर एग्जांपल, आप कह सकते हैं आपको नायग्रा फॉल विजिट करना है, आपको टाइम स्क्वायर जाके देखना है, जो भी आपके रिसर्च के हिसाब से। थोड़ी रिसर्च आप गूगल पे कर लेना। फिर आपको वो पूछ सकते हैं कि आप कितने दिन वहाँ रहेंगे। तो आपको इसका जवाब भी बहुत ही इंस्टेंटली देना है और बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल आंसर देना है, येस आई विल बी देयर फॉर 1 मंथ। मैं 1 महीने रहने वाला हूँ, मैं 3 हफ्ते रहने वाला हूँ। तो पॉइंट यहाँ यही है गाइस कि आपको जो भी क्वेश्चन वो पूछे, मोस्टली वो 3 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लगाते। हाँ, अगर कोई एल्डरली सीनियर सिटीजन है जिनको इंग्लिश की प्रॉब्लम है, तो एक बात और मैं आपको बता दूं कि US एम्बेसी में जब आप जाते हैं या कंसुलेट में आप जाते हैं आपके वीज़ा इंटरव्यू के लिए, तो वहाँ पे हर एक लैंग्वेज अवेलेबल होती है। तो आप अपने कंफर्ट के हिसाब से आप कोई भी लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं। बट अगर आप यंग हैं और आप एजुकेटेड है और आपकी इंग्लिश अच्छी है, आप समझ सकते हैं उनको, तो प्लीज़ आप मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप इंग्लिश में ही बात कीजिए। ठीक है, तो जब आपसे क्वेश्चन पूछ लेंगे सब कुछ, तो अगर उनको लगता है, अगर उन्होंने अपना फैसला ले लिया है, अपने माइंड में डिसीजन बना लिया है, तो आपको बोलेंगे कॉन्ग्रेचुलेशंस, योर वीज़ा हैज़ बीन अप्रूव्ड, और वो पासपोर्ट रख लेंगे। फिर आपका स्टिकर वीज़ा आपके पासपोर्ट पे लग जाएगा और आपको पासपोर्ट कुछ दिन में मिल जाएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली, जो मैं किसी भी अपने सब्सक्राइबर के लिए नहीं चाहता हूँ, या इनफैक्ट जो मेरे सब्सक्राइबर नहीं भी है, कोई भी इंसान है, क्योंकि वो जो कॉस्ट होती है वो ऑलमोस्ट 15,000 हो जाती है। तो सबकी कमाई, मेहनत की कमाई होती है। और बात तो सिर्फ पैसे की नहीं है यहाँ पे, बात ये भी कि कितना हार्ट ब्रेक होता है, कितना दुख होता है इंसान को, क्योंकि US वीज़ा है तो ऑफकोर्स आदमी नर्वस होता है, कितना प्रिपरेशन करता है। तो मैं नहीं चाहता हूँ किसी का वीज़ा रिजेक्ट हो, लेकिन बाय चांस अगर आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है तो आपको तुरंत पासपोर्ट वापस दे देंगे। आपसे ये भी कहेंगे कि आई एम सॉरी, अनफॉर्चुनेटली योर वीज़ा हैज़ बीन डिनाइड। तो प्लीज़ गाइस, आपको वहाँ पे कुछ भी आर्ग्यूमेंट नहीं करना, आपको कुछ भी उनसे नहीं कहना है। आपको सिर्फ इतना कहना है, थैंक यू सो मच या थैंक यू बोल के आप पासपोर्ट लेके वहाँ से प्लीज़ चले जाइए। क्योंकि अगर आप थोड़ा भी आर्ग्यूमेंट करते हैं तो चांसेस है ये हो सकता है कि आपको वो बैन कर सकते हैं। लाइक आपका जो एप्लीकेशन है वहाँ पे वो मेंशन कर सकते हैं
और आपको 1 साल के लिए, 3 साल के लिए, 5 साल के लिए या मे बी 10 साल के लिए बैन कर सकते हैं। तो प्लीज़ गाइस ऐसा मत करना, अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखना, अगर आपका रिजेक्ट भी होता है तो भी। ओके, तो अब जो आखिरी में कुछ टिप्स है तो मैं आपको बोलना चाहता हूँ। अगर आपका पासपोर्ट बिल्कुल फ्रेश है तो प्लीज़ गाइस आप यूएस वीज़ा मत अप्लाई कीजिए। जी हाँ गाइस, आपने सही सुना, बहुत सारे एजेंट्स आपको कहेंगे ऐसा कुछ नहीं है, फ्रेश पासपोर्ट पे ही वीज़ा लग जाता है। जी हाँ, मैं भी कहता हूँ लग जाता है, बट मैं आपको रिस्क लेने के लिए रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि जिनका फ्रेश पासपोर्ट पे वीज़ा लग जाता है, आप प्लीज़ जाके थोड़ा रिसर्च कीजिए। उनका केस काफ़ी स्ट्रांग रहता है, उनके पास सभी डॉक्यूमेंट्स, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, फंड्स सभी इंटैक्ट होते हैं, और सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ उनका जो रीज़न होता है टू विजिट अमेरिका वो बहुत स्ट्रांग होता है, इसलिए फर्स्ट गो में उनको वीज़ा मिल जाता है। इसमें से 80% वो लोग होते हैं जिनके फैमिली मेम्बर्स या उनकी स्पाउस अमेरिकन है। इन दिस केस फ्रेश पासपोर्ट पे शायद लग जाता है, बट इन योर केस गाइस, आपका पासपोर्ट अगर फ्रेश है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा पहले आप अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बिल्ड कीजिए। ट्रैवल हिस्ट्री बिल्ड करने के साथ साथ आप अपना ट्रांजैक्शन जो आपके अकाउंट में है उसे मेंटेन कीजिए, क्योंकि कभी कभार वो पूरी हिस्ट्री योग्राफी आपकी खंगाल देते हैं वीज़ा देने से पहले। तो अगर आपका इनफ्लो जो इनकम है वो कांस्टेंट होता है और अच्छा अमाउंट होता है आपके बैंक अकाउंट में, लाइक 5 ईयर्स का स्टेटमेंट अगर आप सपोज देखेंगे तो अच्छा इनफ्लो है, तो एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। और कोई मुझे अगर आपको टिप देना हो तो ये होगा कि आप जब इंटरव्यू के लिए वहाँ जाए, जब आपका नंबर आता है और जो अपोजिट में जो भी ऑफिसर बैठे हैं या बैठी है, आप उनकी आंखों में आंख देख के इंस्टेंटली डायरेक्ट जवाब देना बिना हिचकिचाए। आई कांटेक्ट हमेशा मेंटेन करना और हमेशा कॉन्फिडेंट रहना। इसलिए मैं आपको कहता हूँ गाइस कॉन्फिडेंट है, क्योंकि कोई बात नहीं, वो आपकी लाइफ की आखिरी वीज़ा एप्लीकेशन नहीं है, आपका लाइफ वहाँ ख़त्म नहीं होगा। तो आपको कॉन्फिडेंट रहना है, माइंड में हमेशा पॉजिटिव रहना है। अगर आपको वीज़ा डिनाई भी हो कोई बात नहीं, आप अगली बार नेक्स्ट टाइम और डॉक्यूमेंट्स और प्रिपरेशन अप्लाई करना, और चांसेस है आपको मिल जाएंगे। क्योंकि गाइस जो पॉजिटिव इंसान होता है, हाँ उसको सक्सेस मिलने में थोड़ा टाइम लगता है, बट एट द एंड वो सक्सेसफुल हो ही जाता है। ये मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेंस है इन लाइफ। तो गाइस मुझे उम्मीद है कि मैं जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको आज दिया है वो आपकी बहुत मदद करेगा यूएस टूरिस्ट वीज़ा हासिल करने में, और मेरी तरफ से तहे दिल से आपको शुभकामनाएं आपके वीज़ा के लिए, जिनका वीज़ा एक्सेप्ट हो चुका है और या जो अभी अप्लाई करने वाला है उनके लिए मैं दिल से प्रार्थना करूँगा ऑल द बेस्ट, आपका वीज़ा एक्सेप्ट हो जाए और आप अमेरिका चले जाए और आपका ड्रीम फुलफिल हो जाए। तो गाइस बस इस वीडियो में इतना ही। इन केस अगर आपको और कोई क्वेरी है यूएस स्टूडेंट वीज़ा के रिलेटेड या माइग्रेशन के रिलेटेड तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताना। और एक बात मैंने नोटिस किया है, लोग वीडियो देखते हैं, लाइक भी करते हैं, थैंक यू सो मच, बट वो वही क्वेश्चन पूछ देते हैं। तो गाइस इसी चीज़ के लिए वहाँ आप नीचे देखिए, मैं आपको इंस्टाग्राम अपना हैंडल दे देता हूँ, क्योंकि कमेंट्स जब आप यूट्यूब वीडियो पे कमेंट्स करें वहाँ रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं होता है, जगह बहुत कम होती है, लाइक लिमिटेड रिसोर्स होते हैं वहाँ, लिमिटेड कैपेसिटी होती है। इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि आपकी प्राइवेसी भी मैटर करती है। काफ़ी बहुत सारे लोगों को एक्सेसिबल होता है वो कमेंट्स, जिनसे उनकी मदद तो होती ही होती है, बट आपकी प्राइवेसी कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है। तो इसलिए मैं कहता हूँ गाइस आप मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे आके मुझे डायरेक्टली कोई भी क्वेश्चन, कोई भी कंट्री के वीज़ा रिलेटेड आप पूछ सकते हैं। और आपको अगर यकीन ना हो तो आप कमेंट्स में जाके किसी वीडियो के देख लीजिए, मैंने 3 आवर्स के विद इन रिस्पॉन्स दिया है। बाकी यूट्यूबर्स की तरह नहीं हूँ, मैं आपका मैसेज पढ़ते ही आपको इंस्टेंटली रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। अगर नहीं दे पाता हूँ तो विद इन 3 आवर्स में 100% आपको रिप्लाई दे दूंगा, और यहाँ तक कि मैं आपको गाइड भी पर्सनली करूँगा विदाउट एनी चार्ज। बिकॉज गाइस मैं कोई प्रोफेशनल वीज़ा कंसल्टेंट तो हूँ नहीं, मैंने जो भी मेरे लाइफ में सीखा है, जो भी मैंने रिसर्च किया है, घंटों की मेहनत, घंटों की रिसर्च लगती है गाइस, तो मैं इसलिए आपकी मदद करता हूँ। और हाँ, जब मैंने कहा कि मैं बाकी यूट्यूबर्स का नहीं हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मुझे उनसे कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि देखो उनकी भी लाइफ वो भी बहुत बिजी हो सकते हैं, लेकिन मैं ये कोशिश करता हूँ कि मेरा जो भी सब्सक्राइबर अगर उसको कुछ हेल्प चाहिए या वो कुछ क्वेश्चंस पूछता है तो मैं कोशिश करता हूँ मैं कितना भी बिजी रहूँ, कहीं भी रहूँ, मैं क्विकली रिस्पॉन्स दे दूँ। तो चलो गाइस इसी के साथ मैं ये वीडियो यहीं ख़त्म करता हूँ। ऑल द बेस्ट फॉर योर वीज़ा जर्नी एंड फॉर योर वीज़ा एप्लीकेशन। मैं आपसे मिलता हूँ अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बी सेफ।